दूरदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और इस वक्त है मैं कोलकाता के पतौली में। जी हाँ, इस वक्त मैं आज यहाँ पे पानी में तैरते हुए बाजार में शॉपिंग करने आई हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, पानी में तैरता हुआ बाजार, क्योंकि अब जमाना शॉपिंग मॉल का नहीं है बल्कि पानी में तैरते हुए शॉपिंग मॉल का है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शॉपिंग मॉल में ये करीबन 24,000 वर्ग मीटर में शॉपिंग मॉल फैला हुआ है। हमने जब यहाँ पे आके इसकी पड़ताल की तो हमें शॉपिंग मॉल के बारे में बहुत खास जानकारियाँ मिली है, लेकिन उससे पहले भी मैं बता दूं कि ये मॉल खास क्यों है। ये पानी में तैरता हुआ मॉल बैंकॉक की तर्ज पे बना हुआ है। जी हाँ, ये भारत में अपने आप में पहला खास बाजार है जो कि भारत में फर्स्ट टाइम कोलकाता में स्थित पतौली में बना हुआ है। तो अब आपको पानी में तैरते हुए बाजार में शॉपिंग करने के लिए विदेशों में जाने की जरूरत नहीं। शॉपिंग तो बहुत की होगी आप लोगों ने, कभी बाजारों में घूमते हुए तो कभी शॉपिंग मॉल में, लेकिन क्या कभी बोटिंग का मजा लेते हुए आप लोगों ने शॉपिंग की है? नहीं। तो हो जाइए तैयार और रुक कीजिए कोलकाता की तरफ। अभी इस वक्त हमें कोलकाता के तैरते हुए बाजार में, जिसे फ्लोटिंग मार्केट कहते हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं, करीबन यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि आपको पूरा व्यू दिखाएं। ये जितने भी नाव आप देख रहे हैं ये फ्लोटिंग मार्केट माने कि एक लेक के अंदर बनी हुई है, और ये सारी फेरी वाले जो है करीबन 114 नावें हैं यहाँ पे, और 114 नावों में करीबन 280 दुकानें हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन दुकानों में आपको लगभग सभी प्रकार की सब्जियां, फल, फ्रूट और ग्रोसरी के लगभग सारे सामान आपको मिल जाएंगे। मतलब कि एक ही जगह पे आप हर तरीके की चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। और ये नहीं कि अगर आप चलते चलते थक जाते हैं तो यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था है। बगल में लस्सी की दुकान है, रेस्टोरेंट है, ये सुविधा भी बाकायदा इस तैरते हुए मॉल में दी गई है। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ ग्राहकों से भी बात करेंगे। ने कहा कि शॉपिंग मॉल में बोटिंग के दौरान शॉपिंग करते करते आप यहाँ पे खाने का मजा भी ले सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, ये कोलकाता के सबसे प्रसिद्ध डिश है जिसे कोलकाता में पुचका के नाम से जाना जाता है, और कुछ जगहों पे इसे गोलगप्पा, गुपचुप, कई नामों से जाना जाता है। और यहाँ पे एक ग्रोसरी शॉप है, हम यहाँ से शॉपकीपर से बात करेंगे और जानेंगे कि ये इस मार्केट में किस तरीके से इनकी खरीदारी हो रही है, कैसा कुछ चल रहा है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दादा, ये जो तैरता हुआ मार्केट है, फ्लोटिंग मार्केट, यहाँ पे आप कब से दुकानदारी कर रहे हैं? अभी 3 महीना हुआ। 3 महीना हुआ है। तो किस तरीके के आपके बाजार चल रहा है? यहाँ पे लोग आते हैं, भीड़ होती है? इधर छुट्टी का दिन ज्यादा भीड़ होता है, दूसरा दिन थोड़ा कम से कम भीड़ होता है। अच्छा, किस समय ज्यादा भीड़ होता है, मॉर्निंग में ना शाम को? शाम को ज्यादा भीड़ होता है। अच्छा, आप ये जो दुकान खोल के बैठे हैं, तो ये तो कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पूरा मार्केट बनाया है, तो इसका पर्टिकुलर जगह का कोई आपसे रेट भी चार्ज कर रहे हैं, पैसा? ना, कुछ पैसा नहीं दिया है। हम लोग उधर रोड में पहले बैठा था, वो हम लोग को इधर ये दे दिया, वहाँ रास्ता रोड हो गया, इसलिए हमने इधर कोई पैसा नहीं लिया है, ऐसे ही दिया है। अच्छा, महीने का कुछ आप पैसा पेमेंट नहीं कर रहे? ना, कोई पैसा पेमेंट नहीं है। अच्छा, तो आपने देखा कि जैसे मैंने अभी एक ग्रोसरी शॉपकीपर से बात की, उनका कहना है कि केएमडी ने उनके लिए ये स्थान बनाया। क्यों बनाया? इस मार्केट को बनाने के पीछे एक खास वजह है। वो खास वजह ये है कि ईएमआई बाईपास के पास की जो रोड है वो चौड़ी हो गई, तो वहाँ पे जो फेरी वाले बैठते थे, उन फेरी वालों को यहाँ पे मार्केट बना के ट्रांसफर कर दिया गया ताकि वो बेरोजगार ना हो और उनकी रोजगारी चलती रहे। और इसके लिए केएमडी जो है उनसे कोई पैसा वसूली भी नहीं कर रही है, वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। फ्लोटिंग मार्केट में आप बोटिंग का मजा लेते हुए तो शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक वॉकवे रास्ता भी है। ये वॉकवे रास्ता ठीक ये है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो नीचे की तरफ दिखाए। ये वॉकवे रास्ता है, इस रास्ते के द्वारा भी आप घूमते हुए भी शॉपिंग का मजा ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वॉकवे रास्ता है, ये पूरा टोटली वुड का बना हुआ है, और इसके चारों तरफ ये बाउंड्री है व्हाइट एंड ब्लू कलर की। ये सुरक्षा के लिए है ताकि शॉपिंग करते वक्त कोई भी ग्राहक जो है कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसके लिए ये बाउंड्री दे दी गई है। और इस बाउंड्री के उस तरफ जहाँ पे पानी है, लेक है, सभी दुकानें नाव पे लाइन से बनाई दी गई है। कुछ दुकानें हैं जैसे चाय की है, कॉफी की है, आइसक्रीम की है और सब्जी विक्रेताओं की है। इसमें से एक शॉप है ये जो है चाय की है। यहाँ पे अगर आप घूमते घूमते थक गए हैं तो आप यहाँ पे चाय का लुत्फ उठा सकते हैं। ওদের বলছি কি আপনি এখানে আছেন, এটা বাজারটা কি রকম আছে, মানে আপনাকে ভালো লাগছে এখানে? দিদি ভালো লাগছে, কিন্তু বলুন তো ভালো লাগলে তো হবে না, আমাদের পেটটা তো দেখতে হবে না। মানে আপনি কি বলতে চান, এখানে কি আপনার রোজগারটা ভালো হচ্ছে না? না, একদম একদম কোনো বেচাকেনা, যে সব বিকেলবেলা এখন লোকজন আসছে, বেড়াতে আসছে, ওই 2-4 পয়সা ওখানেই যা দোকানদারি হচ্ছে। সকালে আমরা একদম বসে রাখি দিদি।
আমাদের কোনো বেচাকেনা হয় না। মানে আপনার যেটা বিক্রিগুলো আছে ওটা সন্ধ্যা বলে বেশি হয়? সন্ধ্যেবেলা বেশি বলতে কি ওই আর কি, ওখানে বাজারে রাস্তার উপরে ছিলাম আমরা, আমাদের ওখানে যা দোকানদারি হতো তার সিকি পরিমাণে দোকানদারি হয় না এখানে। अच्छा, जैसा कि आपने देखा, मैंने अभी इनसे बात की तो इनका कहना है कि जिस तरीके से EMI बाईपास के पास ये जब फेरी लगा के बैठी थी वहाँ पे जो उनकी दुकानदारी होती थी उसके कंपैरिजन में यहाँ पे इनकी दुकानदारी कुछ कम हो गई, क्योंकि इनके ग्राहक कुछ छूट गए हैं। इस वजह से कुछ जो शॉपकीपर्स से फेरी वाले हैं वो निराश भी दिखे, क्योंकि उनकी जो दुकानदारी थोड़ी कहीं ना कहीं उनकी दुकानदारी का भी असर पड़ा है। यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो शाम के समय स्पेशली घूमने आते हैं। एक और बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि इस तैरते हुए बाज़ार का जो ऐसे तो समय है मॉर्निंग 6 AM से लेकर रात के 9 बजे तक आप शॉपिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि दोपहर के 1:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक ये मार्केट बंद रहता है। और एक दूसरी बात कि इस शॉपिंग मॉल में चारों तरफ गिनरीज की बाउंड्रीज है। अगर कैमरामैन को कहूँगी तो वो आपको दिखाएंगे, चारों तरफ 24,000 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है और गिनरीज की बॉर्डर्स बनी हुई हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है। कहीं कहीं पे कुछ एनिमेटेड चीज़ें बनाई गई है, जैसे कि वो बैल देखिएगा जिसके ऊपर मटका रखा हुआ है, मिट्टी के बने हुए हैं। और थोड़ा आगे देखेंगे तो पुचका वाले का एनिमेटेड पिग बनी हुई है, बोटें हैं। इस तरीके से सुंदर ये लुभावना भी बनाया गया है। ये तो यानी कि ये पर्यटन की दृष्टि से भी आकर्षण देख रहा है। आप यहाँ पे घूमने पर्पस से आए कि शॉपिंग करने में? घूमने पर्पस से आए मैम, फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर। ओके, फर्स्ट टाइम आए। तो फर्स्ट टाइम में आपको ये मार्केट घूमने में कैसा लग रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है? ये कुछ जो डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, मतलब कि आपको यहाँ पे घूमने में मजा आ रहा है? आपको बहुत लग रहा मज़ा आ रहा है मैम। तो आप कहना चाहेंगे कॉन्सेप्ट जो भी भारत में आई है पहला है? नहीं, अच्छा है, कंसेप्ट बहुत अच्छा है, डिफरेंट बनाया है। अब टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर, अब देखिए ये भी फ्लरिश हो जाएगा और क्या। দাদা এখানে আপনি কত মাস থেকে এসেছেন? আচ্ছা, 3 মাস থেকে এই নতুন বাজারে 3 মাস হলো। একটু এদিকে দেখুন। 3 মাস হচ্ছে নতুন বাজারে। আচ্ছা, তো কিরকম এখানে বিক্রি আছে? ওই টুকটাক বিক্রি হচ্ছে, এখন সব ঘোরার জন্য সব আসছে, সব ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে, তারপরে এই যে টুকটাক বিক্রি হচ্ছে। अच्छा, जैसे कि मैंने इनसे बंगाली में पूछा कि वो कितने टाइम से यहाँ पे, इन्होंने कहा 3 महीने से यहाँ पे हैं। और बिक्री को लेकर इन्होंने कहा कि बिक्री इनकी हो रही है, क्योंकि अभी मार्केट नया है, जस्ट 3 महीने हुए हैं, लेकिन बिक्री हो रही है, थोड़ी हो रही है, उतनी नहीं हो रही है। तो इससे पता चला कि घूमने के पर्पज़ से ये जगह ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लोग घूमने के पर्पज़ से इसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। बाकी और जैसे जैसे शाम बढ़ेंगी, लोग आएंगे तो और हमें फीडबैक मिलेगा। तब तक के लिए हम और चीज़ें आगे बढ़ते हैं और चीज़ें आपको दिखाते हैं। जब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें देखने मिला कि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भी इस मार्केट में बहुत कुछ इंतजाम ऑलरेडी किए हुए हैं कि आपातकालीन स्थितियों से कैसे लड़ा जाए। जैसे ठीक देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइफ जैकेट वगैरह की व्यवस्था की गई है। इस तरीके के टायर्स भी ऑलरेडी अलॉट किए हुए हैं कि अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है तो उस स्थिति से तुरंत की तुरंत निजात पाया जा सके। हम और आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक कस्टमर भी है जो यहाँ पे घूमने या मार्केटिंग के पर्पज़ से आए हैं। उनसे जानते हैं कि इस मार्केट के बारे में क्या कुछ उनका कहना है। आप जानते हैं। नमस्कार सर। सर बताइएगा, ये मार्केट में जो है आप घूमने के पर्पज़ से आए हैं कि मार्केटिंग करने में भी इंटरेस्टेड है? मैं वैसे तो घूमने के पर्पज़ से आया था, पर अच्छी खासी मार्केटिंग भी हो सकता है, वो कर सकते हैं यहाँ पर हम। बहुत सी चीज़ ऐसी है जो हमारे लायक भी है। मैंने जिस पोर्शन अभी हम लोग खड़े हैं वो पोर्शन हमारे लायक नहीं है, बट जो साइड से हम लोग आ रहे हैं उस साइड में बहुत सी चीज़ ऐसी है जो हम परचेज़ कर सकते हैं। अच्छी चीज़ें हैं, दाम रिजनेबल है, घूमने के जैसे भी है और परचेजिंग भी कर सकते हैं। चीज़ों में जैसे कि अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें सब्जी फल वगैरह लगभग सभी प्रकार की चीज़ें मिल रही हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपके शूज़ वगैरह की भी दुकानें हैं। तो आप किस चीज़ें अच्छी चीज़ों की तरफ किस चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाह रहे हैं? खाने पीने के हिसाब से घूमने आता है बंदा। संडे का दिन है तो थोड़ा खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा मेरे को पसंद आई। मैंने आगे में छोटी मोटी चीज़ें जो परचेज़ कर सकता था की मैंने। और अभी फ़िलहाल पूरा मार्केट ओपन भी नहीं हुआ, आप भी देख लो पूरा ओपन नहीं हुआ। देखता हूँ अभी क्या मिल सकता है, जो भी लगा मुझे कि मैं यहाँ से परचेज़ कर सकता हूँ, रिजनेबल रेट हुई तो मैं ज़रूर परचेज़ करके जाऊँगा। बाकी इस मार्केट का कॉन्सेप्ट कैसा है? बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, यूनिक है, कुछ अलग सा है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सारे मार्केट घुमा हूँ कलकत्ते के और घूमता रहता हूँ। मेरा एक शौक़ है ये, और इसके बारे में काफ़ी सुना था, इसलिए मैं आया हूँ। मेरे साथ मेरी वाइफ और मेरे भाई लोग भी आए, काफ़ी पीछे वो। तो बड़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, सुरक्षा के नज़र से भी अच्छा है, घूमने के नज़र से भी अच्छा है और कुछ अलग है जो कि। अच्छा सर, एक चीज़ और बोलना है। वैसे तो ये मार्केट पूरा हमने दिखाया है, लेकिन हम एक चीज़ और पूछ रहे हैं, क्योंकि ये एक सोशल वर्कर के हिसाब से भी पूछ सकती हूँ। आप ये बताइएगा, जैसे कि सुदर्शन न्यूज़ क्या फॉलो करते हैं? हाँ। ओके, तो हमारे जो प्रधान संपादक है सुरेश सोहंकी जी, उन्होंने अभी एक मुहिम चलाई है, हम दो हमारे दो तो सबके दो। वो 70 दिनों की यात्रा पे हैं। मतलब वो एक लॉ लाना चाह रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि एक ऐसा लॉ आए कि हम दो हमारे दो तो सबके दो, पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ। तो इसमें क्या आप उनका समर्थन करना चाहेंगे? मैं शुरू से ही उनका काफ़ी बड़ा फ़ैन रहा हूँ, चौहान जी का।
और ये मैं मानता हूँ कि जो उन्होंने मुहिम छेड़ी है यही सही है। हम दो हमारे दो सबके लिए होना चाहिए। मैं खुद बिलीव करता हूँ कि 2 से बेचे आप इस ज़माने में आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो हम दो हमारे दो सबके लिए सही मुहिम है। जो हमारे प्रधान संपादक हैं श्री सुरेश चौहान जी, उन्होंने जो मुहिम छेड़ी है हम दो हमारे दो तो सबके दो, इनका समर्थन करने वाले भी यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उन लोगों का भी कहना है। मार्केट घूमते घूमते देखिए जैसे जैसे शाम हो रही है लोगों का आना लग रहा है। ठीक मेरे पीछे देखिए लोगों की काफ़ी मात्रा में भीड़ जमा हो रही है, क्योंकि यहाँ पे लोग शॉपिंग तो कर रहे हैं लेकिन घूमने के पर्पज़ से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। हर बोट पे एक नंबर अलॉट किया गया है। मैं कैमरामैन से कहूँगी वो दिखाए, जैसे कि ये ग्रीन और ब्लू कलर की बोट है। इस बोट पे 70B नंबर अलॉट किया गया है। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे टोटल 114 बोट्स है, जिसमें 280 के लगभग दुकानें हैं और हर बोट्स का एक नंबर भी अलॉट किया गया है और वो बोट उसी को अलॉट की गई है और वही उसी बोट पे बैठ के दुकानदारी कर सकता है। यहाँ पे मैं बात करती हूँ शॉपकीपर से, जानती हूँ कि किस तरह से उनकी दुकानदारी हो रही है और कैसे नहीं है, क्या फीडबैक हम जानते हैं। नमस्कार बोदी, बोदी আপনি বলতে পারেন এই বোটে আপনি কত সময় থেকে আছেন? আমি অনেক মানে জানুয়ারির থেকে মানে এটা শুরু হয়েছে 24 তারিখ থেকে উদ্বোধন হয়েছে। আচ্ছা, সেই থেকে এক নাগারই আছি এখন পর্যন্ত। কিভাবে এখানে দোকানদারি মানে লোকগুলো আসছে শপিং করছে না হলে কি ঘুরতে পারপাস আসছে? কিছু কিছু হচ্ছে, কিছু হচ্ছে না। আগে যেরকম একটা মানে ওই রাস্তায় যেরকম একটা বেচা কেনাটা ভালো ছিল সেরকম এখন হচ্ছে না। সবাই একটা মনে ভাবছে বেশি দাম এরকম একটা মনের ভিতরে মানুষের দেখতে মানে রেটগুলো কি সেম বাইরে যেটা রেট আছে ওটা রেট? হ্যাঁ, রেট একই আছে। আচ্ছা, 10 টাকার নর্মাল 10 টাকার মানে যেরকম জিনিসের দাম সেরকমই আছে। আমরা কোনো জিনিসের দাম বাড়াই না। আচ্ছা, যেটা কলকাতা মেট্রোপলিটন মতলব KMD যেটা এখানে আপনাকে বোট অ্যালট করেছে, তো তাই জন্য আপনার মাসে কিছু পেমেন্টটা নিচ্ছে? না না, কোনো টাকা পয়সা দিচ্ছে देखिए मैंने अपने यहाँ की जो कोलकाता की स्थानीय लैंग्वेज है पश्चिम बंगाल की बंगाली, उसमें उस लैंग्वेज में मैंने इनसे बात की। इनसे मैंने पूछा कि कितने टाइम से यहाँ पे ये दुकानदारी करी। इन्होंने कहा कि जनवरी मतलब मोटा मोटी 3 महीना यहाँ पे इनको हो गया दुकानदारी करते हुए। और मैंने इनसे ये भी जानना चाहा कि किस तरीके की दुकानदारी इनकी है, तो इन्होंने कहा कि जैसे ये पहले EMI बाईपास के पास बैठती थी साइड में, उस तरह की दुकानदारी वहाँ पे हो रही थी, वो यहाँ पे इनको देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि ग्राहक इनके छूट गए हैं। तो मोटा मोटी काम चल रहा है लेकिन इतना सेटिस्फेक्शन दुकानदारी में इनको नहीं मिल रहा है क्योंकि घूमने के पर्पज से ज़्यादा ये आ रहे हैं। तो और टुगेदर ये बात ऐसे हो रही है कि ये जो तैरता हुआ बाज़ार बनाया गया है ये पर्यटन की दृष्टि से ज़्यादा आकर्षण लग रहा है। आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ गार्ड भी अलॉट किए गए हैं। ये जैसे कि मैंने आपको बताया 24,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और टोटल इसमें 9 गेट है। और सुविधा की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे अंदर आने का एक रास्ता अलग है और बाहर होने का रास्ता अलग है, क्योंकि अगर भीड़ हो जाए उससे कोई दुर्घटना ना हो इसलिए आने जाने के रास्ते को अलग किया गया है। और हर गेट पर एक गार्ड अलॉट किया गया है। वहाँ पे कुछ लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है, जैसे ही अंधेरा होगा ये लाइटिंग भी जलेंगी। लाइटिंग की दृष्टि से भी ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है काफ़ी आकर्षण लगेगा। और ये पानी पे जैसे कि मैं फिर से आपको बता दूं कि बोट्स पे सब पे नंबर अलॉट किए गए हैं। एक बोट पे और एक बात, एक बोट पे 2 दुकानें अलॉट की गई है। जैसे कि पहले मैं बताया 70B लिखा हुआ था और इस पर अब 70A लिखा हुआ है। दादा आपने एक কথা বলতে জায়গা ফ্লোটিং মার্কেট আছে, ঠিক আছে? টোটাল কতগুলো এখানে গেট আছে? 7খানা गेट আছে। आप ये यहाँ पे कितना समय नहीं আপনি এখানে কত বছর এই যত জব থেকে শুরু মানে হয় 3 মাস 3 মাইনে কিরকম আছে এখানে কাস্টমার আসছে? কাস্টমার আসছে সব ছবি তোলার এইসব বেশি কাস্টমার, বাজার করার কাস্টমার খুবই মানে খরিদারি वगैरह খরিদ্দার নেই হলো। ওই চা ফা খাচ্ছে, ফুচকা খাচ্ছে আর একটু ফল টল কিনছে। এখন মানে বিক্রিগুলো কিছু বিক্রিগুলো লোকাল যারা নিত তারাই নিত। আচ্ছা মানে বাজার বাজার আলু পটেটো কাস্টমার আরও কমে গেছে। আগের চাইতে যে ওখানে মার্কেট ছিল তার চাইতে এখন কাস্টমার আমাদের অনেক কমে গেছে। স্যার আপনাকে এখানে কি मतलब কি অসুবিধা হচ্ছে? এই যে বৃষ্টি ঝড়ের সময় কাস্টমার আসতে পারছে না। ভিজিট করে ডেইলি প্রায় আচ্ছা ভিজিট করছে, কিছু বলছে না? কিছু বলছে এবার সরকার কী করবে, ওরা তো কী করে চাকরি করে, ওরাও তো চাকরি করে, ওরাও কেনে, ওরা এখানে কেনে, যথেষ্ট একটা পরিবারে কতটা পড়বে। কিন্তু KMD তো একটা ভালো কাজ আপনার জন্য করেছে। EMI বাইপাস রোডটা চলে গেল, তাই জন্য এটা এখানে রাস্তাটা ছিল, রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেছে। আপনার জন্য একটু
খান তো বনে দিয়েছে। হ্যাঁ থাকার জায়গাটা দিদি থাকা। দিয়েছে, থাকাটা দিয়েছে, লাইটও করে দিয়েছে, এবার এটা মিটার সার্ভিসার করে এরা সেই পয়সাটা পে করছে। तो मैंने यहाँ पे स्थानीय लैंग्वेज बंगाली में इनसे बात की है और मैंने इनसे क्या पूछा और इन्होंने क्या कहा ये सब मैं आपको बता दूँ कि जैसे मैंने इनसे पूछा कि ये लोग यहाँ पे कब से, तो सबका कहना ये 3 महीने से है कि एमडीए ने इनके लिए अच्छा काम तो किया, इनको एक स्थानीय जगह तो दे दी है, लेकिन यहाँ पे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो दिक्कत ऐसी है कि मान लीजिए अगर कोई सब्जी विक्रेता है तो इतनी कड़ी धूप में उसकी सब्जियाँ सूख जा रही हैं, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। धूप वगैरह में अब वो जा रहे हैं, हॉके कर रहे हैं कस्टमर, तो उनको दिक्कत हो रही, तो धूप में कोई आना नहीं चाहता है। प्लस बारिश वगैरह के समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई शेड नहीं है जिससे बच के जो कस्टमर है वो भी मार्केटिंग कर सके और जो शॉपकीपर्स हैं वो भी कंफर्टेबली अपना रोजगार चला सके। तो इस तरीके की काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना यहाँ पे लोगों को करना पड़ रहा है और इन सब की एक ही मांग है सरकार से कि ये जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो इनको झेलनी पड़ रही है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो उनसे वो जल्द से जल्द निजात पा सके। बहुत सारे प्रसिद्ध स्थल है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, ये भी उनमें से पर्यटनों के लिए एक आकर्षण केंद्र बन गया है। कैमरामैन संजय के साथ रश्मि अग्रवाल, सहयोगी धनंजय पांडे, सुदर्शन न्यूज़, कोलकाता। खबरों की शुरुआत नोएडा से कर रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 135 में स्थानीय लोगों ने एक मंदिर का निर्माण कराया, जिस पर प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए मंदिर में रखी मूर्तियों को खंडित कर दिया, जिसके बाद से यहां के लोगों में प्राधिकरण की एक तरफा कार्रवाई को देखते हुए गुस्से का माहौल अब बना है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, इस पूरे मामले से अवगत करा रहे हैं, आप खुद ही समझ लीजिए। नोएडा प्राधिकरण ने एक ऐसा काम किया जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये कैसे एक मंदिर को तोड़ सकते हैं। मामला है नोएडा के सेक्टर 135 का, जहां स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए पार्क में एक मंदिर को तोड़ डाला गया। लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ किया गया, जिसके कारण यहाँ के लोग भारी आक्रोश में हैं। लोगों का कहना है मंदिर को पार्क में एक उचित जगह पर बनाया गया था और बनाने से पहले प्राधिकरण को एक पत्र भी लिखा गया था और सूचित किया गया था, जिस पत्र में 200 लोगों के हस्ताक्षर भी सम्मिलित थे। इतना ही नहीं, प्राधिकरण ने आज सुबह कार्रवाई करते हुए पार्क में बने शिव मंदिर को तोड़ डाला, लेकिन पार्क के पास ही बने अवैध मजार पर प्राधिकरण ने कोई कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके पास कोई भी मंदिर नहीं है, जिस कारण से उन्हें मंदिर बनाने का निर्णय लिया और प्राधिकरण को भी इसकी सूचना दे दी थी। प्राधिकरण की इस कार्रवाई के बाद यहाँ के लोगों में आक्रोश व्याप्त, जिस कारण यहाँ के लोगों ने कार्रवाई के बाद पुलिस प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आखिर एक सवाल है कि क्या पार्क के पास जो मजार अवैध रूप से बनाई गई है उसको कोई तोड़ा क्यों नहीं? मंदिर ही सिर्फ निशाना बनाया गया, क्या ये सही है? इस बात को पूछे जाने पर प्राधिकरण चुप्पी साधे हुए है और ना किसी कार्रवाई करने की बात कर रही है। आपको बता दे कि प्राधिकरण को चकमा देने के लिए मजार में नारंगी रंग से मजार को रंग दिया गया है, जिससे लोगों को मजार होने का शक न हो और इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई ना हो सके। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब स्थानीय लोगों ने प्राधिकरण को मंदिर बनाने के पहले ही सूचित कर दिया था, तो प्राधिकरण के अधिकारियों ने उस पर अपनी आपत्ति पहले क्यों नहीं जताई और मंदिर का निर्माण करने के बाद कार्रवाई क्यों की गई? अब प्राधिकरण को अतिक्रमण का भय क्यों सताने लगा? अगर ऐसा ही है तो कार्रवाई मजार पर भी होनी चाहिए थी। ये सवाल है वहाँ के लोगों का और सवाल है सुदर्शन न्यूज का भी। इस वक्त हम सेक्टर 135 के डुक्लक्स विला में है। जो यहाँ के क्षेत्रवासी है, इन्होंने एक मंदिर यहाँ छोटा सा बनवाया था। मैं आप बोलना चाहूँगी, कैमरामैन दिखाए। और यहाँ पर इन्होंने मंदिर के लिए सीईओ नोएडा अथॉरिटी को लेटर भी दिया था कि हम एक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे एरिया में कहीं भी कोई मंदिर नहीं है, इसलिए इन्होंने इस पार्क में ये मंदिर का निर्माण किया था। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए किस तरीके से उन्होंने ये कार्तिकेय जी की मूर्ति और माँ पार्वती जी का चेहरा बहुत बुरी तरीके से खंडित कर दिया है। और देखिए करीब से आप देखिए कार्तिकेय जी का और माँ पार्वती जी
और यहाँ उनके देखिए भगवान की पूजा भी इसमें इन्होंने पूरी खंडित कर दी है, जिसको नोएडा अथॉरिटी ने आके तहस महस कर दिया। और ओम नमः शिवाय का ये था मूर्ति लगी हुई थी, ये भी इन्होंने बहुत गंदी तरीके से तोड़ दी है। ये शिवलिंग का वो हिस्सा है जो यहाँ लगे हुए थे, उस शिवलिंग को भी इन्होंने खंडित करके और बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या था और क्या यहाँ हुआ है। आप बताइए क्या है पूरा मामला, क्या है? मैडम, पूरा मामला ये है कि यहाँ पर सेक्टर 135 में आसपास कोई पूजा के लिए कोई स्थल नहीं है, कोई मंदिर नहीं है 4-5 किलोमीटर तक। हम लोगों के कॉलोनी में बहुत से सारे सीनियर सिटीजन, महिलाएं और भी जो लोग श्रद्धालु हैं, ये दूर दूर तक इनको जाना होता था। तो हम लोगों ने ये तय किया कि यहाँ पर हमारे पास कोई पूजा स्थल होना चाहिए। तो छोटी सी एक जगह यहाँ पर हम लोगों को, इसमें कुछ पहले से ही इस तरह के निशान विद्यमान थे कि यहाँ पर कोई पूजा स्थल रहा होगा। हमने उसको थोड़ा सा उसको रिनोवेट करके और इसमें शिवलिंग, शिव परिवार की स्थापना करवाई सब लोगों के सहयोग से। और ये शिवलिंग है, आप लोग देख सकते हैं। और इस शिवलिंग, शिव परिवार की स्थापना करवाने के बाद हम लोगों का उसी तरह से सब लोगों की श्रद्धा के कारण सब लोग आते रहे, रोज़ को पूजा पाठ चलता रहा। और एक दिन आज अचानक कोई नोएडा अथॉरिटी के कुछ लोग आए और हमने इसके बारे में ये लिख दिया था नोएडा अथॉरिटी को, और जो संबंधित अधिकारी हैं, जो बहुत बड़े अधिकारी हैं नोएडा अथॉरिटी में, उनसे बड़ा कोई नहीं, कि सर वी आर द कल्प्रिट। हम लोगों ने यहाँ पर 200-250 लोगों की सिग्नेचर करा के एक एप्लीकेशन दे रखी थी और कि भाई हम किसी अधिकारी के ऊपर कोई ऐसी आंच ना आवे। हम लोगों ने बहुत छोटा सा एक स्थान लिया था, ये 6 बाई 6 का है और पेड़ों के बीच में है, बिल्कुल पेड़ों के बीच में। यहाँ कोई मंदिर की स्थापना नहीं हो सकती, ना अभी हुई है ना आगे होगी। इस प्रदर्शन का कारण सिर्फ यही है कि यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था बुजुर्ग महिलाओं के लिए जो बाहर नहीं जा सकती। यहाँ आसपास कोई भी मंदिर नहीं है, एक छोटा सा मंदिर यहाँ बना था, पार्क में बना था। पार्क में बनाने की सिर्फ यही वजह थी कि यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दिया जा रहा था। हम चाहते हैं आदित्यनाथ योगी जी से हम ये चाहते हैं कि एक इतनी बड़ी सोसाइटी है, यहाँ पर एक उचित स्थान दे जहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया जा सके। और ये आपके हाथ में ये खंडित मूर्तियाँ हैं जो तोड़ के गए हैं, कोई अराजक तत्व इनको तोड़ कर गए हैं। नोएडा अथॉरिटी के ही मुकेश शर्मा जी के द्वारा ये शायद तोड़ा गया है। जहाँ तक अभी बात निकल कर पूरी तरह नहीं आई है, क्योंकि अभी पुलिस जो है इस व्यवस्था में मौन है। तो हम चाहते हैं कि इसकी पूरी तरह से कार्रवाई हो। और अथॉरिटी से एक छोटा सा निवेदन है कि हमें जो है पूजा स्थल का कोई स्पेशल जगह बताई जाए, या फिर इसी को कंटिन्यू करा जाए, जिससे कि हम जो है इससे ये इस बात के लिए हम श्योर हैं और हम आगे अथॉरिटी को भी श्योर देना चाहते हैं। नोएडा सेक्टर 135 में जैसा कि हमने आपको बता चुके हैं, वहाँ एक छोटा सा मंदिर था जिसको आज नोएडा प्राधिकरण ने तोड़ दिया है। अब यहाँ देखिए, ये एक मजार थी जिसपे लोगों का कहना है कि कल तक ये हरे रंग की हुआ करती थी, लेकिन लोगों को भ्रमित करने के लिए इसको आज इस पे पेंट कर दिया गया और इसको जैसे हिंदुओं का एक कलर होता है नारंगी, वो इस पर चढ़ा दिया गया है। अब ये देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जैसा कि यहाँ के जो क्षेत्रवासी बता रहे हैं, ये व्हाइट चादर इस पर चढ़ी हुई थी इस मजार पे, लेकिन इसको आज इस पे पेंट कर दिया गया है, क्योंकि एक तरफ मंदिर तोड़ दिया, दूसरी तरफ मजार सुरक्षित कैसे है? अगर पार्क के अंदर अगर मंदिर नहीं बन सकता तो मजार क्यों बनी है? हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और ये मजार यहाँ कब से है और इस पे पेंट कब चढ़ाया गया है। जी आप बताइए, आपका नाम सर? मेरा नाम अजीत सिंह है। मैंने तो पहली बार जो है, मैं अभी 2-3 दिन पहले आई थी, तब तो गहरा रंग था और आज देख के मैं खुद अचंभित हूँ कि इसमें क्या चादर चढ़ी हुई थी, इसके ऊपर पीछे हरा वाला एक कपड़ा भी लगा हुआ था। आज मुझे खुद देख के तब मैं कि ये कैसे कब हो गया। जब हमारे धर्म की हम अपने सुरक्षा नहीं कर सकते तो दूसरों को भी उनको ध्यान रखना चाहिए कि दूसरी जगह भी अलाउ नहीं करें उस चीज़ को। और दूसरे धर्म के, एक धर्म के लिए दूसरा स्टैंड है, एक धर्म के लिए दूसरा स्टैंड है उनका, सेम एरिया है, वो गलत है। जहार दीवान पे ऑरेंज कलर का कलर होता है और यहाँ भी इन्होंने मजार को, जो हरे रंग की मजार थी, उसको जहार दीवान का इन्होंने प्रारूप दे दिया है। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। आप बताइए इस मजार के बारे में, आपको कब से पता था और आपने क्या कभी शिकायत की है? नहीं, हमने शिकायत नहीं करी, हमें शिकायत की आवश्यकता भी नहीं है। बस हम अपने
जैसे ये उनके धर्म का है, हमारे धर्म का रहने देते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी उन्हें। और उन्होंने मंदिरों को हमें तोड़ा। कोई इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म को बदनाम करने की और हिंदू धर्म के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, क्योंकि एक तरफ बड़ा सवाल खड़ा होता है नोएडा अथॉरिटी के ऊपर कि हिंदुओं का जो इसी पार्क के दूसरी तरफ मंदिर था उसको तोड़ दिया, और यहाँ जो मजार थी उस पे नारंगी रंग चढ़ाकर उसको हिंदुओं का जैसे एक धार्मिक स्थान होता है उसका यहाँ स्वरूप इसको दे दिया गया, प्रारूप इसको दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हिंदुओं के साथ ये जो अत्याचार होता है, हिंदुओं के साथ जो हमेशा घटनाएं होती है, ये कब बंद होंगी। कैमरामैन दीपक के साथ आंचल यादव, सुदर्शन न्यूज, नोएडा। अजीत सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ, RWA के अधिकारी हैं। अजीत सिंह साहब, स्वागत भी। जिस तरह की खबर हमने दिखाई है, एक ही पार्क में एक मजार, एक मस्जिद, लेकिन एक मंदिर है उसे तोड़ दिया गया है, मजार सलामत है। इसको किस तरीके से देखते हैं सर? आप ये तो दुहातबाजी अपने आप ही दिख रही है जी। आप अपने आप समझ सकते हैं कि आपने दोनों जगह की फोटो ली हुई है और आप लोगों ने जाके वहाँ पे देखा भी है। और हमें दुख की बात ये होती है कि हमारे हिंदू धर्म में हमारे हिंदू ही हमारे दुश्मन हो रहे हैं। मुसलमान कभी भी, मतलब हम बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हम लोग हमारे ही, और इस तरह से तोड़ा गया है कि उसके हाथ कहीं है, गर्दन कहीं है। मतलब क्या पंडित कहते हैं अपने आप को, तो ये ढोंग करते हैं लोग। हमें इतना रोष है, पूरे सेक्टर में, पूरे 5 किलोमीटर की रेंज में कहीं भी कोई मंदिर नहीं है। एक मंदिर नहीं बनाया था, एक छोटा सा बैठ के पूजा स्थल बनाया था, उसमें बहुत बड़ा कुछ भी नहीं था। और हम अपने आप बता रहे हैं कि भाई हमने ये इतना बना लिया है, हम इससे आगे नहीं बनाएंगे, यहाँ पे बैठ के ही बनाना है, ये हम पूजा करेंगे बस। तो उसको भी जो है आप तोड़ रहे हो बिना इन्फॉर्मेशन के, चोरों की तरह आके। कि इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि ये अगर वहाँ पे बिना पुलिस के पहुंचे हैं, बिना प्रशासन की सूचना के, बिना उसकी सूचना के पहुंचे हैं, तो ये कुछ भी अधिकारी, ज्यादातर हमारा मीडिया दिखाता है कि जी वहाँ पे वो अधिकारी पिट गए, वहाँ पे उन्होंने दौड़ा के मारा। तो इस तरह के अधिकारी जब जाते हैं बिना इन्फॉर्मेशन के, तो ये घटनाएं इस तरह से घटती हैं, इस तरह से पिटते भी हैं और मर भी जाते हैं ये अधिकारी। तो मेरा कहना ये है कि सूचना तो देनी चाहिए थी। कल को इनके साथ ही दुर्घटना घट जाती, कुछ पब्लिक जो है, पब्लिक की मार हो गई जी। पब्लिक ने दौड़ा के मारा, क्यों मारा? क्योंकि इस तरह की घटनाएं ये घटती हैं। ये लोग, अधिकारी लोग, इस तरह सरकार को बदनाम करने के लिए करते हैं लोग। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। RWA के सदस्य हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उस बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। पंपोश होटल में आग लगी है। लकड़ी से बने पुराने होटल में लगी आग। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक के पास ये होटल में आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये आग लगी हुई है। लकड़ी का ये होटल है, बहुत पुराना होटल है और इसमें आग लगी है। इस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक पर ये होटल स्थित है। इस होटल में आग की खबर आ रही है। धुआं आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि धुआं उठ रहा है। लकड़ियों से बने इस होटल में आग लगी है। श्रीनगर की ये तस्वीर है लाल चौक की, जहां पर पंपोर होटल में आग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रोहिल बशीर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर। रोहिल, आपसे जानना चाहेंगे कैसे लगी आग, कितनी आग लगी है, कितना नुकसान? देखिए पंकज, मैं आपको बता दूं कि ये श्रीनगर सिटी में होटल पामपोश है। ये जो लकड़ी का बना हुआ है, वहाँ पर जो आग लगी है कुछ देर पहले। हालांकि अभी तक जो फायर सर्विस अमला है वहाँ पर पहुँच गया है। बहुत सारी गाड़ियाँ फायर सर्विस की वहाँ पर मौजूद है। यही कोशिश कर रहे हैं कि आग को किसी न किसी तरीके से बुझाया जाए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक हिस्सा जो है जो आग की लपेट में आया था उसको अभी बुझा दिया गया है, और बाकी जो आग है, क्योंकि ये लकड़ी का होटल है तो इससे ज्यादा जो आग वहाँ से नजर आ रही है। फिलहाल मैं आपको बता दूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीर हम दर्शकों को हमने दिखाई। लाल चौक पर यह होटल है, बहुत पुराना होटल, लकड़ी का होटल। इस पर आग लगी और दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का काम कर रही हैं। आगे बढ़ रहे हैं खबरों में। तेल मस्त है, तेल के दाम मस्त हैं और जनता पस्त दिखाई दे रही है, त्रस्त दिखाई दे रही है। जहां विपक्षी दलों के हंगामे के बाद लगा था कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होंगी, वो ना हो सका। अब हर कोई ये पूछ रहा है कि तेल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उससे आम जन की जेब कमजोर हो रही है। तेल के दामों के बढ़ने के बाद तेल के दामों में
अच्छे दिन कब आएंगे जनता के लिए, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से भड़के लोगों की पॉकेट का माइलेज हुआ जीरो। पूछा कब आएंगे अच्छे दिन। चाहे भारत बंद हो, लोग सड़कों पर आ जाएं या फिर लोगों की पॉकेट का माइलेज जीरो पर पहुंच जाए, पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने का सिलसिला नहीं थम रहा है। आपको बता दें कि एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में 28 पैसे और डीजल में 21 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपये के पार जा चुका है। दिल्ली में पेट्रोल आज 81 रुपये 28 पैसे पर मिल रहा है। वहीं डीजल की कीमत 73 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल अब 89 के करीब है। मुंबई में पेट्रोल 28 पैसे बढ़कर 88 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर है। साथ ही डीजल के दाम भी 24 पैसे बढ़े हैं। मुंबई में डीजल 24 पैसे बढ़कर 77 रुपये 82 पैसे का 1 लीटर मिल रहा है। अच्छे दिन कब आएंगे? मुंबई में पेट्रोल के दाम बढ़ने से लोगों का पारा भी बढ़ता जा रहा है। मुंबई के स्टेशन पर पेट्रोल लेने आए शख्स ने कहा, हमें तो पता नहीं ये सरकार क्या कर रही है। फ्यूल प्राइस कम होने चाहिए। बताएं हमें हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? 15 अगस्त से लेकर अब तक करीब 4 रुपये बढ़े हैं दाम। बता दें 15 अगस्त से लेकर अब तक पेट्रोल के दाम में करीब 4 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 15 अगस्त को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 77 रुपये 14 पैसे थी, मतलब कुल 3 रुपये 86 पैसे की बढ़त है। क्यों बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम, इसे भी जान लीजिए। जानकारों के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से भारत में भी डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपये में लगातार गिरावट भी तेल के बढ़ते दाम के लिए जिम्मेदार मानी जा रही है। लेकिन वजह जो भी हो, आम जनता परेशान है और ऐसे में सरकार का क्या रुख होगा, इस बात का इंतजार जनता हो है। दर्शन न्यूज के लिए रश्मि अग्रवाल। जी हां, यह सच है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग आमजन की जेब को सुलगा रही है, सुलगाना शुरू किया। हर रोज तेल के दाम में इजाफा हो रहा है। बीते कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम में तेजी आई, जिसकी वजह से मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर भी है। विपक्षी पार्टी तेल को लेकर हंगामा कर रही है। इसमें जीएसटी के दायरे में इसे लाने की बात हो रही है, वैट कम करने की बात इसमें हो रही है, लेकिन ना राज्य सरकारें मान रही हैं और ना ही इसे जीएसटी के दायरे में लाया गया। तो एक तरफ पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हैं सरकार के लिए जो सिरदर्द बनी हुई हैं, तो दूसरी तरफ डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, जिसका असर तेल के दामों पर तो पड़ ही रहा है, दिख ही रहा है। उधर त्योहारी मौसम भी है। आम जन के लिए भी अपने घर का बजट मैनेज कर पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो त्योहारी मौसम में अगर आपकी जेब गर्म हो तो आपका त्योहार भी उतना ही अच्छा माना जाता है। लेकिन मौजूदा वक्त में देश के आर्थिक हालात लोगों को पैसा खर्च करने की इजाजत तो कतई देते दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी हां, रुपये की कमजोरी बढ़ने से महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि त्योहारी सीजन में बिक्री रहेगी चकाचक। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माताओं ने कमजोर रुपये से बड़ी लागतों का बोझ कंज्यूमर पर डालना शुरू किया है। भले ही जीएसटी कम होने के फायदे उन्हें न दिए हों, फिर भी शोरूम में त्योहारों पर ग्राहकों की भीड़ कम होने की आशंका नहीं जताई जा रही है। खरीदारी ईएमआई पर होती, इसलिए त्योहारी सीजन में अच्छी बिक्री को लेकर वे आश्वस्त हैं। दरअसल डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी के बाद आयात महंगा होता जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया 72 रुपए 19 पैसे तक पहुंच चुका है। महंगे डॉलर की वजह से टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर में लगने वाले आयातित कंपोनेंट महंगे हो गए हैं।
कुछ कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट की कीमतों में 2 से 3% की बढ़ोतरी की है। जानकारी ये भी है कि एलईडी टीवी की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि ये बाहर से आते हैं। मोबाइल फोन के बाद त्योहारी सीजन में सबसे ज्यादा मांग बड़े स्क्रीन वाले टीवी की रहेगी। त्योहारी सीजन में रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन की बिक्री यूं भी अच्छी रहती है और सोने पर सुहागा तो तब हो जाता है जब त्योहारी सीजन में खरीदारी के साथ उपहार का भी ऑफर दिया जाता है। बताया जा रहा है कि इन प्रोडक्ट की बिक्री में 2.5 अंक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता तो आने वाले समय में ही चलेगा। सुदर्शन न्यूज के लिए रश्मि अग्रवाल की रिपोर्ट। तो डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा हो, पेट्रोल डीजल की कीमत में आग सी लगी हो और आम जन ये कह रहा हो कि उसकी जेब पर बोझ ज्यादा पड़ रहा है। त्योहारी सीजन, लेकिन उसके बावजूद भी शोरूम वाले ये मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सीजन बेहतरीन जाने वाला है, कमाई चकाचक होगी।